दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूं उसके पहले एक सूचना जो व्हाट्सएप पे तैर रही है कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की सरकार ने मज़दूरों के अधिकारों की जो कटौती की थी और उसमें बहुत सारे चीज़ों को जोड़ा भी था, जिसके चलते मज़दूरों की एक अच्छी खासी आंदोलन हुई। इस लॉकडाउन के बावजूद उस आंदोलन का ये असर पड़ा कि उन्हें मज़दूरों के अधिकारों की कटौती के सिलसिले में जो भी अधिसूचना जारी की थी वापस लेना पड़ा। खबर को आप देख लीजिएगा, अगर ये खबर सच्ची है तो मैं इसके बारे में इसका श्रेय मज़दूरों को देना चाहता हूँ, चूँकि जो मज़दूर संघर्ष में शामिल थे, मज़दूरों को संघर्ष करना चाहिए। लगातार वो संघर्ष करते रहे हैं, करते रहेंगे और इस संघर्ष आंदोलन की एक उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश सरकार को मज़दूरों के अधिकार के कटौती से संबंधित जो अधिसूचना थी वापस लेनी पड़ी। ये एक हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। पिछले 2 वीडियो में मैंने आर्थिक पैकेज की चर्चा की थी। जैसा कि 12 तारीख के रात में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ राहत पैकेज की जो बात की थी और उन्होंने कहा था कि आने वाले 2 दिनों में इस पैकेज का कैसे कैसे किन किन लोगों के बीच, किस किस विभागों के बीच, किस किस समुदायों के बीच वितरित किया जाएगा। लगभग हो गया, पूरा काम हो गया। वो सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। सब लोग अपने अपने नज़रियों से उस राहत पैकेज का वितरण की व्याख्या कर रहे हैं और इसके जो परिणाम आएंगे उस पर भी लोग सोचेंगे। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने इस पैकेज का वितरण का जो अर्थ मैंने निकाला वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले बाहर से गली से आवाज़ आई, 100 रुपये में पूरा परिवार जिंदगी भर बैठ कर खाइए। 100 रुपया में पूरा परिवार जिंदगी भर बैठ कर खाइए। ये आवाज़ गली से आ रही थी। झांक कर देखा तो चटाई बेचने वाला था। साथियों, इस पैकेज के सिलसिले में जितनी भी बातें कही गई वो चटाई बेचने वाला की ही बात लगी। चटाई पर जिंदगी भर बैठ के खाइए, चटाई बिछी हुई है, 100 रुपया में मात्र चटाई मिली। इस आर्थिक पैकेज का यही अर्थ हुआ। इसमें कहीं भी देश के करोड़ों करोड़ मजदूरों के जेब में पैसा नहीं आया। कहा गया था जेब है तो जहान है, जीवन भी बचाएंगे और जेब भी बचाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद जो बहुत सारे मजदूर अपने अपने वतन को छोड़कर पूरे देश के विभिन्न राज्यों में जो काम कर रहे थे,
तस्वीरें भयावह उनके आने की है, जाने की है। उनके लिए भी कुछ नहीं है इस पैकेज में, क्योंकि घोषणा हो गई। अब ढूंढिए कि इनके लिए कहाँ क्या है ही नहीं मित्रों, बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा था इधर टेलीविज़न न्यूज़ में, अखबारों में, कि कुछ उदारवादी, प्रगतिशील और ख़ास करके वामपंथी विचारकों ने सरकार से कहा था कि कम से कम आपने अपने देश के अंदर बीपीएल खाताधारियों का राशन कार्ड बनाया है, उन्हें चिन्हित किया है, जो लगभग 40 करोड़ लोग हैं। उनको उनके खाते में अगर 10-10 हजार रुपए डाल दिए होते तो उनकी ज़िंदगी में भी सुधार होती और बाज़ार में भी सुधार होती। ऐसा लोगों ने कहा था। हमें भी लगता है कि ये होना चाहिए था। ये होना चाहिए था, इसलिए होना चाहिए था दोस्तों कि अगर हम 40 करोड़ मज़दूरों के खाते में, अर्थात उनके जेब में जितना जल्द होता डाल देते तो इससे देश को 2 फायदे होते। पहला फ़ायदा ये होता कि जो गरीब गुरबा है उनके पैकेट में पैसा जाता। उनके बच्चे चाहे बड़े कॉन्वेंट में पढ़ते हों, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ते हों, किताबों की तो आवश्यकता थी ही, कॉपियों की तो आवश्यकता थी ही। बाजार में निकल करके कॉपी किताब खरीदते। कोरोना के भय से भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, गरीब हुए हैं। उनकी दाढ़ियाँ नहीं बनी, उनके बाल नहीं बने, कपड़े पुराने हो चुके हैं, फट चुके हैं, दुकानें बंद है, चप्पल टूट गए हैं। इसके लिए भी वो बाज़ार में निकलते और उनके पास पैसा था, वो इन चीज़ों की खरीदारी करते। कहा गया कि 5-5 किलो अनाज, जिसमें किसी स्टेट में 3 किलो चावल, 2 किलो आटा, या किसी स्टेट में 3 किलो गेहूं, ये आटा और 2 किलो चावल देने की बात कही गई मुफ्त, और ये मिलेगा 3 महीना तक। अब सवाल उठता है कि भाई आटा और चावल तो उसमें नून तेल मसाला भी तो चाहिए होगा ना, सब्जी भी चाहिए होगा ना, बहुत स्वादिष्ट और अनेकों तरह के थाल में आइटम न हो, लेकिन मिनिमम चीज़ों की तो आवश्यकता होगी ना। तो वो कहाँ से उपलब्ध करेंगे, कहाँ से लाएंगे? और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा का पूरा भारत पलायनवादी नक्शे से गुजर रहा है। पूरा भारत का अगर नक्शा देखें तो हर जगह पलायनवादी की एक सिस्टम बनी हुई है। लोग उदाहरण दे रहे हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो देश के कुछ हिस्सों में इस कदर पलायन हुआ था जिसकी दुनिया भर में भर्त्सना की गई थी, दुनिया भर में इसकी शिकायत की गई थी। लेकिन आज जो पलायनवाद का जो नक्शा बना है भारत, इसको देख करके तुलना उस जमाने से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज की ये पलायनवाद तो उससे भी भयानक है, उससे भी खतरनाक है। खैर, मैं कह रहा था कि अगर 10-10 हजार रुपये इनके पैकेट में दिए गए होते तो उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, पूरा जिस्म घायलों से टूट रहा है, दर्द से तड़प रहा है। कम से कम जहाँ कहीं भी होते घर आकर के इलाज तो कर सकते थे,
उनके पैकेट में पैसा आता तो। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उनके पैकेट में 10-10 हजार रुपए देते तो बाजार भी आपका रौनकदार हो जाता, बाजार में पैसे आते, रुपए का रोटेशन बढ़ता, रुपए बाजार में घूमता, हर लोगों के पास जाता, हर लोगों के जो संकट थे वो कहीं ना कहीं कुछ मरहम लगाने की बात हो सकती थी। और ये अगर टोटल जोड़ दें साथियों, दोस्तों, अगर ये जो 10-10 हजार की बात मैंने 40 करोड़ लोगों के बारे में कही जो बीपीएल धारी हैं, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे है, वो हमारे मुल्क में सरकारी आंकड़ा के द्वारा लगभग 40 करोड़ लोग हैं। तो अगर ये 40 करोड़ लोगों को दिए होते 10 हजार रुपये मात्र, तो अगर 10 हजार इंटू 40 करोड़ अगर हम करें तो ये मात्र 4 लाख करोड़ रुपए होते हैं। साथियों, 20 लाख करोड़ रुपए को जैसे के तैसे कर दिया गया। इन रुपयों से क्या मिलेगा देश को? आज के डेट में अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये तो साहूकारी हो गई। साहूकार 20%, 10%, 15% पे रुपए देते हैं और फिर बाद में वसूली करते हैं। इस किस्म की साहूकारिता है। बैंकों से कहा गया लोन दीजिए, मैं गारंटर बनूंगा, 1 साल तक सूद नहीं लेना है, लेकिन चौथे साल के अंत तक सूद समेत रुपया वापस लेना है जिनको आप देंगे। राहत पैकेज का अर्थ तो ये होता नहीं है। राहत पैकेज इसको कैसे कहेंगे आप? राहत का जो पैकेज होता है वो एक तरह से दान होता है, एक तरह से मदद होता है, जो आप अपने मित्रों के बीच में, जो आपके मित्र हैं, आपसे कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, अगर उनके पास अभाव है और जब किसी संकट में फंसते हैं, बेटी की ब्याह करना हो, घर में कोई बीमार पड़ गया हो, तो जब वो अपने मित्रों से कहते हैं कि दोस्त बड़ा बुरा हाल है मेरा, कुछ मदद करो, तो बहुत सारे मित्र ऐसे मिल जाते हैं, मित्र, दोस्त, साथी, जो कहते हैं कि देखो हम तुमको ये 5,000 रुपया दे रहे हैं, ज़्यादा देने का मेरे पास भी औकात नहीं है दोस्त, ये लो मात्र 5,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन वापस नहीं लेंगे। ये पूरे समाज में इस किस्म की प्रचलन है साथियों। पूरे देश में जो सामाजिक संरचना है हमारी, वहाँ इस किस्म की प्रचलन है। अगर आप इसके गहराई में झांकेंगे तो मिलेंगे, बहुत ऐसे ऐसे सर्किल मिलेंगे जहाँ इस तरह के लोग हैं। लेकिन ये निष्ठुर भारत सरकार, ये निष्ठुर पूंजीवादी सिस्टम, ये आक्रांत करने वाली सिस्टम आपको राहत के नाम पर कर्ज दे रहे हैं। हो सकता है आपकी बिजनेस ना चले, बिजनेस में आप जितना दे रहे हैं उससे और अधिक की आवश्यकता हो, जो फुलफिल नहीं हो रहा हो, फेल भी कर सकता है, तो ये घर बेचवा देंगे। मित्रों, ये है आपकी सिस्टम, आपका हुकूमत। सरकार बदलने और सरकार बनाने से मेरी कोई मतलब नहीं है। आपने संघर्ष किया है देश की आज़ादी के ज़माने में अंग्रेज़ों के विरुद्ध, ठीक है, एक लंबी समय लगी 1857 से लेकर के 1947 तक, लेकिन 1947 में आप तो जीत गए, अंग्रेज़ों को जाना पड़ा। ये आपके संघर्ष का नतीजा था। उसके बाद सत्ता बनी, कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से राज की, लेकिन इससे भी देश उबल पड़ा, इससे भी देश खतरा महसूस करने लगा। पूरे देश की जनता फिर एक बार इकट्ठी हुई और 77 में इस कांग्रेस पार्टी को बदल दिया। फिर कांग्रेस पार्टी आई, फिर जो ये वर्तमान सत्ता चल रही है, जिनकी कांग्रेस के विरुद्ध देश एकजुट हुआ और इस वर्तमान सत्ता को लाया।
तो परिवर्तन तो हो रहे हैं मित्रों, ऐसी बात नहीं है कि देश में परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, और परिवर्तन होंगे। फर्क ये है कि मैं आपसे स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता का परिवर्तन नहीं कीजिए, सिस्टम का परिवर्तन कीजिए, व्यवस्था का परिवर्तन कीजिए। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, सिर्फ सत्ता का परिवर्तन करेंगे, तो समझ लीजिए कि आपकी समस्याएं वहीं की वहीं रहेगी, उससे भी खतरनाक अवस्था में पहुंचेगी, और आप अपने पूरे जीवन के कारनामों को जब सोचेंगे तो आपको रोना आएगा। इसलिए मित्रों, फिर से मैं एक बात दोहरा देता हूं, कह देता हूं कि सत्ता का परिवर्तन नहीं, इस सिस्टम में जो लोग बैठते हैं जिस कुर्सी पे, आज उनको बैठाए, कल उनको बैठाए, परसों उनको बैठाए, महीना दिन बाद उनको बैठाएंगे, तो कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। आप इस सिस्टम में परिवर्तन कीजिए। ये सिस्टम आपको बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पे ले जा करके रखेगा साथियों। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सुधार हो, मेरे बच्चों के ज़िंदगी में सुधार हो, तो आप अपने जीवन के तमाम काम करते रहिए, घर परिवार चलाने के लिए सब कुछ कीजिए, लेकिन आप सिस्टम में परिवर्तन करने के लिए भी लोगों को सजग करें। यही मेरी अपील है आपसे। अब मैं आपके सामने एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, उस वीडियो को आप देखें। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस ये मुद्दा। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस ये मुद्दा। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं। पेट भर कर गालियां दो, आह भर कर बद्दुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हो। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हो। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हो। उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ। इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात। इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात। अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस ये मुद्दा। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। रोटी नहीं तो क्या हुआ। रोटी नहीं तो क्या हुआ। मित्रों, आपने इस वीडियो के जो तस्वीर है गंभीरता से देखें, क्या बता रहा है, और उसमें जो गीत है उस गीत को भी आप देखें।
इसलिए मित्रों, साथियों, कहीं ना कहीं आपके दिल के, मस्तिष्क के किसी तार को झंकृत तो अवश्य किया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। और मैं अंत में फैज़ अहमद फैज़ की 2 पंक्ति कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। जब मेहनत कश जग वालों से वो अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, वो सारी दुनिया मांगेंगे। नमस्कार मित्रों।